नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है, इसकी शुरुआत तो हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका से और ये कहानी खत्म हुई पश्चिमी अफ्रीका के देश सेनेगल में। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी करीब 2 साल के अथक प्रयास के बाद आखिर पश्चिमी अफ्रीका देश सेनेगल की राजधानी डकार से नाटकीय ढंग से एक नाई की दुकान से पुलिस के हाथ लग ही गया। डॉन रवि पुजारी 90 के दशक का मुंबई का सक्रिय अपराधी रह चुका था। उसके खिलाफ ही नहीं, उसकी पत्नी के खिलाफ भी इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, लेकिन वो लंबे समय से फरार चल रहा था। वो बहुत ही चालाक अपराधी था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए काफी सतर्कता बरती गई थी। रवि पुजारी कई बार पुलिस के हाथों से निकल चुका था। उसे पकड़ने के लिए सेनेगल पुलिस 3 बसों में भरकर पहुंची थी और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। रवि पुजारी की कहानी भी वैसी ही है जैसी आम बदमाशों या अंडरवर्ल्ड डॉन की होती है। मूल रूप से वो बेंगलुरु का रहने वाला था। बेंगलुरु में एक जगह है मालपे, जहां वो 1968 में पैदा हुआ था। उसके पिता शिपिंग फॉर्म में काम करते थे। रवि पढ़ाई में काफी कमजोर था। लगातार फेल होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बचपन से ही उसे फिल्मों का बहुत शौक था। स्कूल से निकाले जाने के बाद अपने इसी शौक की वजह से रवि मुंबई आया था। मुंबई में रोजी रोटी के लिए ये अंधेरी में एक चाय की दुकान पर काम करने लगा, जहां वो लोगों को चाय सर्व किया करता था। रवि पुजारी की मुंबई में ये शुरुआत थी। ये उस समय की बात है जब मुंबई के पुराने डॉन खत्म हो रहे थे और नए नए डॉन उभर रहे थे। उनमें दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मुख्य थे। रवि पुजारी जिस चाय की दुकान पर काम करता था, उस दुकान पर इलाके के तमाम मवाली और गुंडे चाय पीने आते थे। उनका रौब-दाब और शाही रहन सहन देखकर रवि पुजारी उन मवाली गुंडों से काफी प्रभावित हुआ था। फलस्वरूप रवि पुजारी भी जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने के बारे में सोचने लगा। संबंध बनाने के लिए वो ऐसे लोगों की खूब आवभगत करता था। उन्हें बढ़िया से बढ़िया चाय बनाकर पिलाता था। उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। उस दुकान पर आने जाने वाले मवाली गुंडों में रोहित वर्मा और विनोद मटकर नाम के 2 गुंडे भी थे। ये दोनों छोटा राजन के लिए काम करते थे। एक तरह से ये छोटा राजन के शूटर थे। उस समय छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। ये 80 के दशक यानी सन 90 के पहले की बात है। उसी इलाके में एक गैंगस्टर और था जिसका नाम था बाला जाल्टे। बाला जाल्टे और रोहित वर्मा के बीच किसी बात को लेकर ठनी हुई थी। एक दिन रोहित वर्मा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और बाला जाल्टे की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि बाला जाल्टे की हत्या करने के लिए हथियार रवि पुजारी ने ही लाकर दिया था। इसके बाद रोहित वर्मा की रवि पुजारी से दोस्ती हो गई। रवि पुजारी शूटर बनना चाहता ही था, इसलिए जल्दी ही वो रोहित के करीब आ गया। रोहित वर्मा ने उससे वादा किया कि वो उसे छोटा राजन से मिलवा देगा। करीब आने के बाद रोहित वर्मा उससे छोटे मोटे काम कराने के साथ साथ उसे ट्रेनिंग देकर शूटर बनाने लगा, जो वो जल्दी बन भी गया। उसका नाम भी छोटा राजन के शूटरों में जुड़ गया और धमकी देकर उसके पास पैसा आने लगा। उसका निशाना होते थे फिल्म वाले, बिल्डर, नेता, होटल मालिक और बिजनेसमैन। जरूरत होती तो वो बात ना मानने पर किसी की हत्या भी करा देता था। हथियार हाथ में आया तो रवि का ठिकाना मुंबई ही नहीं, कर्नाटक भी बन गया। जान से मारने की धमकी देकर वो बिल्डरों, बिजनेसमैनों और नेताओं से लाखों करोड़ों की वसूली करता था। जल्द ही कर्नाटक में उसके खिलाफ 90 केस दर्ज हो गए। इनमें से 37 केस बेंगलुरु में और 36 बेंगलुरु में दर्ज हुए। सरकार तक बात पहुंची तो उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई, जो कर्नाटक, मुंबई में उसे सब जगह ढूंढ रही थी। पैसा आया तो रवि पुजारी दुबई चला गया और वहीं से अपने टारगेट को धमकी देकर वसूली करने लगा। रवि पुजारी से लोग काफी परेशान हो चुके थे।
वो देश में भले ही नहीं था, लेकिन उसकी काफी दहशत थी। इसी वजह से उसे लेकर कर्नाटक पुलिस काफी परेशान थी। अंततः कर्नाटक सरकार ने पुलिस टीम से कहा कि रवि पुजारी नाम की इस आफत का किसी भी तरह पता लगाओ और उसे गिरफ्तार करके भारत ले आओ। 2 मार्च 2018 को कर्नाटक के एडीजीपी अमर कुमार पांडे की अगुवाई में पुलिस की एक टीम बनाकर रवि पुजारी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस को रवि पुजारी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी तो सौंप दी गई, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि 20 साल पहले 1990 में वो मुंबई से दुबई गया था और वहां से वो लोगों को धमकाकर पैसे मांगता था। कर्नाटक और मुंबई में उसके कई शूटर थे। पुलिस टीम ने पता लगाना शुरू किया तो जानकारी मिली कि रवि पुजारी दुबई से युगांडा गया और वहां से केनिया। कुछ समय वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहा। ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अब वो साउथ अफ्रीका में कहीं रह रहा है। रवि का टेरर गुजरात में भी था, वहां उसके कई साथी भी थे। गुजरात की एसटीएफ को भी उसकी तलाश थी। रवि पुजारी के बारे में पुलिस के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। काफी कोशिश के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसकी एक वजह ये थी कि रवि पुजारी थोड़ा अलग किस्म का डॉन था। वो टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम करता था, जिससे किसी को उसका सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके बावजूद उसका वसूली का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। वो मुंबई में ही नहीं, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक लोगों को धमकी देकर वसूली कर रहा था। रवि पुजारी को गिरफ्तार करने के लिए अमर कुमार पांडे की अगुवाई में टीम बन गई थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए टीम ने अपने मुखबिर लगा दिए, क्योंकि उसके आदमी तो भारत में ही थे, जिनके माध्यम से वो वसूली कर रहा था। उन्हीं मुखबिरों से पुलिस टीम को पता चला कि मंगलुरु में एक ऐसा आदमी है जिसे रवि पुजारी के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी है। दबिश देकर पुलिस ने उस आदमी को उठा लिया। दबाव में आकर वो आदमी वादा माफ गवाह बनकर रवि पुजारी की हर छोटी से छोटी जानकारी देने लगा, लेकिन उस आदमी द्वारा दी गई जानकारी से भी पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। उसी दौरान पुलिस को कर्नाटका के एक और डॉन बन्नाजी राजा के बारे में पता चला। वो मोरक्को में रह रहा था। सन 2015 में उसे मोरक्को से पकड़कर भारत लाया गया। पुलिस को लगा था कि बन्नाजी राजा और मंगलुरु से पकड़े गए आदमी से रवि पुजारी के बारे में कुछ इस तरह की जानकारी मिल जाएगी कि उस तक पहुंचा जा सके, पर दोनों से ही इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस दोनों से लगातार बातचीत करती रही। इस बातचीत में रवि पुजारी के साथी ने बताया कि वो रेस्टोरेंट की चेन खोलना चाहता था। चूंकि वो इंडिया में मोस्ट वांटेड था, इसलिए उसने अपना नाम भी बदल लिया था। उसे एक नाम बहुत पसंद था और वो था एंथोनी फर्नांडिस। पुलिस को रवि पुजारी का नाम तो पता चल गया था, पर इतनी बड़ी दुनिया में किसी को सिर्फ नाम के सहारे तो नहीं ढूंढा जा सकता था। फिर भी पुलिस उसके पीछे लगी रही। रवि पुजारी की पत्नी पद्मा दिल्ली में अपनी सास, 2 बेटियों और बेटे के साथ रह रही थी। सन 2005 में वो फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन जमानत होते ही अपनी बेटियों और बेटे के साथ अचानक फर्जी पासपोर्ट के सहारे गायब हो गई थी। पुलिस ने जब उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो भागकर अपने पति रवि पुजारी के पास पहुंच गई है। इसके बाद पुलिस रवि की खोज में और जोर शोर से लग गई। आखिर पुलिस की कोशिश रंग लाई और इस बार एक अहम जानकारी ये मिली कि रवि को अफ्रीका के एक पश्चिमी देश सेनेगल की राजधानी डकार में देखा गया है। पुलिस ने अपने मुखबिरों से उसके बारे में पता किया, पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। इसी बीच पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि रवि पुजारी पश्चिमी अफ्रीका देश बुर्किना फासो में देखा गया है, लेकिन वो वहां से निकल गया। उसी दौरान पुलिस को कुछ फोटो भी मिले, जिन्हें रवि पुजारी के 20 साल पुराने फोटो से मिलाया गया। वे फोटो पूरी तरह से तो नहीं मिल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि फोटो उसी के है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने अपने मुखबिरों को सतर्क कर दिया। स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई।
तब पुलिस को पता चला कि बुर्किना फासो में एंथोनी फर्नांडिस नाम का एक आदमी रह रहा है। वहां पर एक रेस्टोरेंट की चेन चल रही है जिसका नाम नमस्ते इंडिया है। रवि पुजारी भी इंडिया का था और रेस्टोरेंट की चेन का नाम भी नमस्ते इंडिया था। उसके इंडिया वाले साथी ने पुलिस को बताया भी था कि वो रेस्टोरेंट की चेन खोलना चाहता था। इससे लगा कि हो ना हो ये नमस्ते इंडिया नाम के जो रेस्टोरेंट है वे रवि पुजारी के ही हो। इसका मतलब था कि इनका मालिक एंथोनी फर्नांडिस ही रवि पुजारी है। मुखबिरों और स्थानीय पुलिस से कर्नाटक पुलिस को पता चला कि नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट की चेन का मालिक एंथोनी फर्नांडिस बुर्किना फासो के कंबोडिया इंटरनेशनल स्कूल के पास रहता है। इसके बाद पुलिस ने उसके घर के जरिए काफी जानकारियां जुटाई। पुलिस अब उसके घर की निगरानी करने लगी थी कि शायद रवि पुजारी के बारे में और कोई पुख्ता जानकारी मिल जाए। उसी दौरान अक्टूबर 2018 में पुलिस को पता चला कि सेनेगल में नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट की जो चेन चल रही है उसका मालिक इंडिया नाइट करा रहा है। उस इंडिया नाइट में वही सब होगा जो इंडिया में डांडिया नाइट में होता है। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए उस डांडिया नाइट की वीडियो और तस्वीरें हासिल की। उस वीडियो में पुलिस ने देखा कि एंथोनी फर्नांडिस वहां के लड़कों से हाथ मिला रहा है और डांस कर रहा है। पुलिस ने उन तस्वीरों को गौर से देखा तो 20 साल पहले के रवि पुजारी से एंथोनी फर्नांडिस की शक्ल काफी मिलती जुलती थी। लेकिन पुलिस के लिए इतना काफी नहीं था। पुलिस और सबूत जुटाती उसके पहले ही एंथोनी बुर्किना फासो से गायब हो गया। लेकिन वहां स्थित पुलिस के मुखबिर उसके बारे में पता करने में लगे थे। पुलिस को उन मुखबिरों से पता चला कि डकार में भी नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट की चेन है। पुलिस मुखबिरों की मदद से डकार में नमस्ते इंडिया नाम के रेस्टोरेंट पर नजर रखने लगी। पुलिस इस चक्कर में थी कि शायद यहाँ से भी उसकी कुछ तस्वीरें मिल जाए। तभी पता चला कि डकार में नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट की ओर से वहां एक क्रिकेट मैच कराया जा रहा है जिसका नाम है इंडियन क्रिकेट क्लब सेनेगल। इस क्रिकेट मैच के ऑर्गेनाइजरों के नाम जो थे उनमें एक नाम एंथोनी फर्नांडिस का भी था। इनविटेशन कार्ड में जो फोन नंबर थे उनमें एक नंबर बुर्किना फासो स्थित एंथोनी फर्नांडिस के घर का था। इससे पुलिस को लगा कि ये वही आदमी है। जहां मैच हो रहा था पुलिस ने मुखबिर के जरिए उस पर नजर रखी। जिस समय क्रिकेट खेला जा रहा था उसे इंडियन जर्सी में मैच देखते हुए पाया गया। मुखबिर द्वारा पुलिस को उसकी फोटो भी मिल गई। इस बार रवि पुजारी की फोटो 20 साल पहले की फोटो से मिलाई गई तो साफ हो गया कि एंथोनी फर्नांडिस ही रवि पुजारी है। रेस्टोरेंट की चेन और फोटो से ये बात जाहिर हो गई कि एंथोनी फर्नांडिस ही रवि पुजारी है। तो कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक सरकार की मदद से सेनेगल सरकार से संपर्क किया। कहा जाता है कि सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल अपराध और अपराधी से बहुत नफरत करते हैं। उन्होंने कई देशों के गैंगस्टरों को पकड़वाकर उनके देश भेजा भी था। इससे उम्मीद जागी कि वो रवि पुजारी को भी गिरफ्तार कराने में जरूर सहयोग करेंगे। भारत सरकार ने इंटरपोल के जरिए इस बात के सारे दस्तावेज सेनेगल की सरकार को सौंपे कि भारत को रवि पुजारी की 100 से ज्यादा मामलों में तलाश है। तो वहां के राष्ट्रपति ने मदद करने का वादा ही नहीं किया बल्कि अपनी पुलिस और इंटेलिजेंस को नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट पर नजर रखने के लिए लगा दिया। महीनों की कोशिश के बाद जब निश्चित हो गया कि एंथोनी फर्नांडिस नाम का आदमी ही रवि पुजारी है तो रविवार के दिन जब वो सैलून गया तो सेनेगल की पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद कर्नाटक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को पूरा भरोसा था कि अब रवि पुजारी को उन्हें सौंप दिया जाएगा। लेकिन रवि पुजारी कर्नाटक पुलिस से भी ज्यादा होशियार निकला। उसने पुलिस वालों, कुछ माफियाओं और अपने लोगों के जरिए बुर्किना फासो में अपने खिलाफ धोखाधड़ी का एक पुराना मामला दर्ज करा दिया। सेनेगल का ये कानून है कि किसी भी आदमी के खिलाफ अगर वहां कोई मामला दर्ज है तो जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता उसे किसी भी देश को सौंपा नहीं जा सकता। रवि पुजारी के मामले में भी यही हुआ। उसके खिलाफ मामला दर्ज होते ही वहां की सरकार ने फैसला आने तक उसे सौंपने से मना कर दिया। इस तरह रवि पुजारी पुलिस के हाथ आते आते रह गया।
धोखाधड़ी का मामला बहुत गंभीर नहीं था, इसलिए पुलिस को लगा कि ये जल्दी ही निपट जाएगा। परंतु मामला गंभीर ना होने की वजह से रवि पुजारी को जमानत मिल गई। जमानत इस शर्त पर मिली थी कि वो सेनेगल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जबकि रवि पुजारी को इसी का इंतजार था। वो जनवरी 2019 में पकड़ा गया था, फरवरी में जमानत मिली। जमानत इस शर्त पर मिली थी कि वो सेनेगल से बाहर नहीं जाएगा, परंतु जमानत मिलते ही वो गायब हो गया। इसके बाद एक बार फिर से उसकी तलाश शुरू हुई। 8-9 महीने बाद फिर उसका पता चला। इस बार वो साउथ अफ्रीका में मिला। वहां से भारत लाने में काफी दिक्कतें पेश आती, इसलिए भारत के अनुरोध पर साउथ अफ्रीका से गिरफ्तार करके उसे सेनेगल ले जाया गया। सेनेगल में धोखाधड़ी का एक मुकदमा उस पर पहले से ही था, दूसरा जमानत तोड़ने का हो गया था, लेकिन दोनों ही मामले ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए दोनों मामलों में उसे जल्द ही सजा सुना दी गई, जिसे पूरा करते करते सन 2019 बीत गया। फरवरी 2020 में सजा पूरी होते ही सेनेगल सरकार ने उसे भारत की कर्नाटक पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद कर्नाटक पुलिस उसे 22 फरवरी 2020 को भारत ले आई। 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दुश्मनी हो गई। दोनों ने अपने अपने अलग गैंग बना लिए। दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन बैंकॉक चला गया और वहीं से अपना गैंग चलाने लगा। रवि पुजारी भी बैंकॉक में छोटा राजन से मिलने गया। पहली बार बैंकॉक में उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। इसके बाद छोटा राजन से उसकी बातचीत होने लगी, जबकि अभी तक वो छोटा राजन के लिए रोहित के माध्यम से काम करता था। अब वो उसके लिए सीधे काम करने लगा था। रवि पुजारी अब छोटा राजन के कहने पर मुंबई में बिल्डरों, नंबर 2 का बिजनेस करने वालों और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों से उगाही करने लगा। इसके बाद रवि पुजारी की छोटा राजन से अच्छी दोस्ती हो गई। वो उसे काफी इज्जत देने लगा, लेकिन अभी भी वो रोहित वर्मा को ज्यादा महत्व देता था। रवि पुजारी के साथ ही एक और शूटर था, गुरु साटम। दोनों में अच्छी बनती थी। इन्हें एक बात खटकती थी कि मोटी रकम वसूल करके तो वे दोनों छोटा राजन को देते हैं, जबकि छोटा राजन उन दोनों के बजाय रोहित पर ज्यादा भरोसा ही नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा महत्व भी देता है। इसी बात को लेकर दोनों के मन में छोटा राजन के प्रति खटास पैदा होने लगी। वे दोनों उससे अलग होकर अपना गैंग बनाना चाहते थे। तभी दाऊद के खास छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला करा दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गया, लेकिन रोहित वर्मा उस हमले में मारा गया। इसके बाद हालात काफी बदल गए। छोटा राजन को अपनी जान बचाने के लिए ठिकाना ढूंढना पड़ा, तो रवि पुजारी ने अपना खुद का गैंग बना लिया। गुरु साटम उसके साथ था ही। बैंकॉक में ही रहकर उसने उगाही का काम शुरू भी कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, बहुत बड़ा डॉन बनना और खूब पैसा कमाना। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड के 2 ही बड़े गैंग थे, एक दाऊद इब्राहिम का और दूसरा छोटा राजन का। छोटा राजन पर हमले के बाद उसका गैंग थोड़ा कमजोर पड़ गया था। इसी का फायदा उठाकर रवि पुजारी ने अपना गैंग बनाया और लोगों को धमकाकर वसूली शुरू कर दी। इसके लिए उसने उगाही का अपना अलग ही रास्ता अपनाया। वो उन लोगों की लिस्ट पहले ही बना लेता था जिनसे वसूली करनी होती थी। साथ ही ये भी तय कर लेता था कि किससे किस तरह और कितना पैसा लेना है। उसने अपनी उस लिस्ट में कुछ नेताओं, बिल्डरों, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों, होटल मालिकों के अलावा 2 नंबर का काम करने वाले इस तरह के लोगों को शामिल किया जिनसे उगाही की जा सकती थी। अपनी इस लिस्ट में उसने नेताओं और फिल्मी हस्तियों का नाम इसलिए शामिल किया क्योंकि उनसे पैसे भले ना मिले पर पब्लिसिटी जरूर मिलती है। वो किसी को भी फोन करके पैसे देने के लिए कहकर वादा करता था कि अगर वे उसे पैसे देंगे तो वो सुरक्षित तो रहेंगे ही, साथ ही वो उन्हें दूसरे अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी बचाएगा। जान सबको प्यारी होती है। लोग डर के मारे रवि पुजारी को पैसा देने लगे। जिसने उसे पैसे नहीं दिए उन पर उसने हमला भी करवाया। अपनी दहशत फैलाने के लिए उसने 1990 में
चैम्बूर में कुकरेजा बिल्डर के मालिक ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या करवा दी थी। इसके बाद उसने नवी मुंबई के बिल्डर सुरेंद्र बाधवा पर भी हमला करके उनकी हत्या करानी चाहिए, पर उन्होंने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। रवि पुजारी ने भारत में रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि भारत में रहने पर वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए वो पहले ऑस्ट्रेलिया गया और फिर वहां से अफ्रीकी देश सेनेगल पहुंच गया और वहीं पर अपना स्थायी ठिकाना बना लिया, क्योंकि अभी तक वहां भारत के किसी अन्य डॉन की पहुंच नहीं थी। वो वहां से मुंबई पुलिस को फोन करके कहता था कि पुलिस के वे लोग भी उसके निशाने पर है जो दाऊद की मदद करते हैं। धीरे धीरे उसने अपना वसूली का काम बढ़ा लिया। इसी के साथ उसने रेस्टोरेंट की चेन नमस्ते इंडिया के नाम से सेनेगल के शहरों में रेस्टोरेंट खोलने शुरू कर दिए। उसी बीच उसने अपना नाम ही नहीं बदला, बल्कि एंथोनी फर्नांडिस नाम से अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया। अब वो बुर्किना फासो का निवासी बन गया। रवि पुजारी लोगों को इंटरनेट के जरिए फोन करता था, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता था कि फोन कहां से किया गया है। वो फोन करके लोगों से पैसे मांगता और कहता कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से जाओगे। वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों का समय देता था। रवि पुजारी ने कुछ ऐसे लोगों को भी फोन करके धमकियां दी जिनसे उसे कुछ मिला तो नहीं, पर उसकी पब्लिसिटी जरूर हुई। ऐसे लोगों में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेमानी और केरल के विधायक पी जॉर्ज भी शामिल थे। पुलिस का कहना है कि वो ऐसा जानबूझकर करता था। उसने उत्तर प्रदेश के एक ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह को भी फोन करके 5 करोड़ रुपए मांगे थे। उसने कहा था कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें ठोक देगा। अरुण सिंह अपनी सुरक्षा के लिए एसएसपी के पास पहुंच गए। यहाँ साफ कर दे कि नाम के आगे पुजारी लगा होने से लोग उसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला समझते थे। रवि पुजारी को अरुण सिंह से मिला तो कुछ नहीं, पर यह धमकी खबर बन गई। उत्तर प्रदेश के अखबारों में भी उसके बारे में खूब छपा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग भी उसके बारे में जान गए। दरअसल उसे मीडिया में अपनी पब्लिसिटी का बहुत शौक था, इसलिए वो इस तरह के नेताओं, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों को फोन करके धमकाता था। वो जानता था कि इस तरह के लोगों को फोन करने से उसकी बात मीडिया वालों तक पहुंचेगी और मीडिया वाले उसकी खबर छापेंगे या फिर टीवी पर दिखाएंगे, तो आम लोगों में उसकी दहशत फैलेगी और उसे उगाही करने में आसानी होगी। रवि पुजारी के बारे में ये भी कहा जाता है कि रंगदारी वसूली की जो प्रोफेशनल रूपरेखा है वो इसी की देन है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने उसे मोटी रकम दी है, क्योंकि उसने जिस तरह सेनेगल में रेस्टोरेंट बनवाए हैं उससे साफ लगता है कि वो इसी तरह की गई कमाई से बनाए हैं। कहा जाता है कि उसने गुजरात के एक बिल्डर से करोड़ों रुपए वसूले थे, लेकिन इस तरह पैसे देने वाले जल्दी सामने नहीं आते, इसलिए इस मामले में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई थी। रवि पुजारी के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि अगर कोई दूसरा अंडरवर्ल्ड डॉन भी इस तरह पैसों के लिए धमकी देता था तो अपनी पब्लिसिटी के लिए रवि मीडिया वालों को फोन करके कहता था कि वो धमकी उसने ही दी है। मुंबई के जाने माने दीपा बार के मालिक को भी उसने पैसों के लिए धमकी दी थी। यही नहीं, उसने दीपा बार के बाहर अपने गुर्गों को भेजकर गोली भी चलवाई थी। मुंबई के एक जाने माने वकील है माजिद मेमन। सन 2004 से 2005 में उन्हें भी उसने धमकाकर पैसे ही नहीं मांगे, बल्कि उनकी हत्या कराने की भी कोशिश की थी। उसका कहना था कि मेमन के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है, इसलिए वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो खुद को हिंदू डॉन कहता था, इसलिए दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी उसके निशाने पर थे। मुंबई कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश में दहशत फैलाने वाले रवि पुजारी को आखिर सेनेगल से गिरफ्तार कर लिया गया और 22 फरवरी 2020 को भारत लाया गया, जहां उसे अदालत में पेश किया गया। उसे रिमांड पर लेकर उससे विस्तार पूर्वक पूछताछ की गई। फिलहाल वो बेंगलुरु की जेल में बंद है और अलग अलग राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।